Welcome to Malika's literature classes. I just hope कि you all are doing well in your lives and जो भी chapters मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो complete कर लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। कोई भी बेटा प्रॉब्लम होगी, इस तरह से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लियर होगा एंड क्वेश्चन आंसर्स आप आराम से कर पा रहे हो। अगर बीच में कभी भी प्रॉब्लम होती है, कुछ चैप्टर्स के बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है, आप रीड करने जाते हो वो पहला वाला चैप्टर जिसके रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, today's topic and today's lesson which I'm going to read is a truly beautiful mind. आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो एक बहुत ही ब्रिलियंट लेसन देता है ये चैप्टर, क्योंकि वो उस इंसान के बारे में है जिसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या कह सकते हैं ना कि वो सिनोनिम है जीनियस के। अभी अगर आपके सामने कोई टैलेंटेड बंदा आ जाए तो आप क्या बोलते हो, अरे यार ज़्यादा आइंस्टाइन नहीं बनो। तो आप क्या करते हो कि जीनियस नाम आते ही आते, जीनियस वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहले जब स्ट्राइक करता है, द फर्स्ट नेम विच कम्स टू योर माइंड इज आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फेमस साइंटिस्ट जिसको हर कोई जानता है, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जैसे ही दिमाग में आता है जीनियस, सबसे पहला दिमाग जो नाम क्लिक करता है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो उनके बारे में स्टोरी है, छोटी सी बायोग्राफी है बेटा। नॉर्मली अगर हम आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कवर करते हैं या जो चीज़ें हमें पता होती है वो होती हैं कि साइंस फील्ड में उन्होंने कमाल का किया है, एक रिवोल्यूशन लेकर आए, एक क्रांति लेकर आए हैं। बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम रूबरू नहीं हैं, या जिनसे आप लोग रूबरू नहीं हैं, क्योंकि नाउ हम बड़े हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट आपको नहीं पता होगा आपकी एज में, जैसे कि मुझे नहीं पता था जब मैं आपकी एज में थी। तो सो कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि नॉर्मली पता नहीं होता है लोगों को, वो कैसे इंसान रहे हैं, उनके बारे में लोग सोचा क्या करते थे, क्या बचपन से ही उनको ये माना जाता था कि यार कमाल का, ये तो आगे चल के बड़ा ही जीनियस होगा, इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, क्या उनकी फैमिली सपोर्टिव थी, या एज अ नेचर वाइज वो कैसे इंसान थे, हम इसमें ये पढ़ेंगे। बहुत ही ब्रीफ नॉलेज है बेटा, बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके नहीं दिया गया है। अगर आपको पढ़ना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप गूगल आउट कर सकते हो। और एक और चीज़ है, हाफ जो है, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हाफ वो 9th क्लास में है, हाफ जो इसका पार्ट है वो आप 11th में पढ़ने वाले हो। तो जो चीज़ें इसमें ब्रीफली बताई गई हैं, बहुत ही कम शब्दों में बता के ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जो ब्रीफ स्टडी है वो 11th में आप करने वाले हो। जिस उस 11th क्लास में चैप्टर है आप लोगों का एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। सो चलो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, पढ़ते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या परसेप्शन है जीनियस को लेकर। एंड सबसे पहले जीनियस का नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन इंसान आता है। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. आज का ये चैप्टर है, हम उस जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 100 साल पहले एक एक रिवोल्यूशन लेकर आया था, एक क्रांति लेकर आया था। एंड कब वो टाइम था, 1905 में, एट द एज ऑफ 26 ईयर उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश करवाए थे। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब कि एकदम हिला देने वाली चीज़, मतलब लोगों ने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी चीज़ें सोची जा सकती हैं साइंस फील्ड में। उन्होंने इस तरह का इन्वेंशन किया था एंड ये सारे टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा था। हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक साइंस से रिलेटेड हैं, विच यू विल गोना स्टडी अबाउट इट इन फ्यूचर, या थोड़े बहुत आप 9th क्लास में पढ़ने वाले हो। So his work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos that is related to universe, and transformed the name Einstein into a synonym for genius.
एंड उनका ये अचीवमेंट था, ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश करवाए थे, जो कि बहुत ही लिमिटेड उनके वर्ड्स थे, जो जर्नल्स जो भी उन्होंने पेपर्स दिए थे, जो पब्लिश करवाए थे साइंस फील्ड में, बहुत ही लिमिटेड कम शब्दों में ही, लेकिन उन्होंने जो इन्वेंशंस किए थे वो एक रिवोल्यूशन लेकर आए थे पूरे वर्ल्ड लेवल का। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट, मतलब ये सारी चीज़ों के बाद उनका जो नाम है वो आज के डेट में अभी भी एंड इन फ्यूचर हमेशा जीनियस का सिनोनिम माना जाएगा। सिनोनिम आपको पता है बेटा, कोई ऐसा वर्ड, अगर कोई ऐसा दूसरा वर्ड जो सिमिलर मीनिंग कैरी करता हो, तो जीनियस नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो आइंस्टाइन आता है। एंड अभी भी हम मजाक मजाक में, अगर हमारा कोई पढ़ने वाला फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा टॉप कर रहा है, तो हम हमेशा ये कहते हैं यार वो तो आइंस्टाइन है। जीनियस के बदले हम एक ऐसे शख्स का नाम यूज़ करते हैं जो वाकई में जीनियस को रिप्रेजेंट करता हो। 50 years after his death, even after 50 years, 1955 में उनकी डेथ हुई थी बेटा। सो ये जब लिखा गया था, ये बायोग्राफी जब लिखी गई थी तब 50 years हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो उनके अभी भी अगर आप देख लो कि अप्रॉक्स अगर आप देखते हो तो 50 years 70 अप्रॉक्स ईयर्स के बाद भी आज भी जो आइंस्टाइन है वो रूल करते हैं एक इस ऐसे फील्ड में जो जीनियस वाला फील्ड होता है, जो रेन करते हैं, रूल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उल्म सिटी है एक बेटा जर्मन में, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 14th मार्च 1879। वो बिलोंग किस एज से करते हैं, किस सेंचुरी से करते हैं? 19th सेंचुरी से करते हैं। बट पता है किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था शुरुआत के दौर में, शुरुआत के टाइम में, कि ये पर्सन कभी रूल करेगा पूरे वर्ल्ड में एज अ ग्रेट पर्सन। बल्कि जो उनकी मदर थी उनको फ्रीक मानती थी। फ्रीक बेटा मतलब अगर हम नॉर्मल ज़ुबान में कहें तो एक ऐसा इंसान जो अब नॉर्मल हो, जो नॉर्मल बिहेव ना करता हो, जो नॉर्मल बातें ना करता हो, या और भी आसान ज़ुबान में बात करें तो फ्रीक अक्सर हम पागल इंसान को कहते हैं। तो उनकी मदर को लगता था कि उनका जो सर बड़ा है, जो कि बिल्कुल ही अबनॉर्मल लगता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही फ्रीक है, अबनॉर्मल है, वो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि डेस्टिन मतलब बेटा कि पहले से आपको पता, प्री डेस्टिन मतलब कि आपको पहले से पता हो कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपने फोसी कर लिया हो, भविष्यवाणी कर ली हो। तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये इंसान जो पैदा हुआ है वो ग्रेटनेस को सिंबलाइज करेगा। नॉट इवन हिज मदर। At the age of two and a half, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself. अब आप देख रहे हो बचपन में कैसा उनके साथ बिहेवियर रहता था लोगों का, या उनका बिहेवियर कैसा होता था कि 2.5 साल के हो गए थे और आइंस्टाइन ने 2.5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। और जब उन्होंने बोला 2.5 साल के बाद जब बोलना शुरू किया तो हर चीज़ वो 2-2 बारी बोला करते थे। एंड उनके जो प्लेमेट्स थे, आसपास के जो नेबरहुड के जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनके साथ वो खेल नहीं पाते थे। बाकी जो बच्चे थे उनको समझ नहीं पाते थे और ब्रदर बोरिंग कहते थे, बिल्कुल बोलते नहीं थे, खेल नहीं पाते थे। एंड वो यूज टू हो गए थे अकेलेपन के, वो अकेले खेला करते थे, खुद के साथ खेला करते थे, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनको अब नॉर्मल माना करते थे। नाउ कैन यू इमेजिन बेटा कि किसी ने सोचा होगा क्या कि आज एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जिस शख्सियत से जाने जाते हैं, इतने ग्रेट, बचपन में उन्हें फ्रीक कहा जाता था, उन्हें अबनॉर्मल कहा जाता था, उन्हें पागल कहा जाता था, उनके टीचर्स उनको बिल्कुल बोलते थे कि कभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो दैट शोज ना बेटा कि डजेंट मैटर, इवन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम, अगर आप किसी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो जब आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, जो कि नहीं कहना चाहिए, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड होते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, आप बस मेहनत करो। एंड ज़रूरी नहीं होता है कि जिस फील्ड में आपको रखा गया उसी फील्ड में आप अच्छा करो। देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है आप लोगों को कि अगर सारे बच्चों को या सारे जानवरों को एक साथ खड़े करके कहा जाए कि पेड़ पे चढ़ो, तो कुछ जानवर जो होंगे जो पेड़ पे चढ़ने वाले होंगे, जैसे कि मंकी,
तो सब तो क्लैप करेगा ना मंकी के लिए कि अरे यार ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो सक्सेसफुल हो गया, ये तो महान है। पर आप सारे जानवरों को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते। दैट डजंट मीन कि अगर उसके लिए पेड़ नहीं बना हुआ है तो कुछ जानवरों के लिए आसमान बना होगा, कुछ जानवरों के लिए पानी बना होगा। फिश को अगर आप इस तरह से जज करने लगो कि नहीं यार तुम पेड़ पे चढ़ो, और अगर तुम पेड़ पे नहीं चढ़ते हो तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम अच्छे नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें कुछ करने नहीं आता है। सो सभी लोगों का अलग अलग फील्ड होता है एंड उसमें उनका अलग कैलिबर होता है एंड उसमें वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट काइंड ऑफ फील्ड जिसमें आप अपने आप को ग्रूम अप कर सको। डजेंट मैटर वो लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल इवेंचुअली एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर फील्ड। मे बी अभी मुश्किल होगा बट आगे चल के कर लेंगे। बट नेवर लूज होप, लाइक आइंस्टाइन, अनलाइक आइंस्टाइन कि उनकी तरह होप को पकड़े रखो, लूज ना करो एंड बस अपना काम करते जाओ एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो यहाँ पर भी वो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से थे। ये पार्ट जो है वो इसमें एक है कि हिस्टोरियन बताते हैं कि आइंस्टाइन ने कभी बोला नहीं था, और जब पहली बारी बोला तो उन्होंने ये बोला था द सूप इज़ टू हॉट। सबसे पहला जो था ना उनका वर्ड की सेंटेंस जो था वो ये था, जब टेबल पे खाने लगे हुए थे और उन्होंने कहा था, सब बहुत खुश हो गए थे कि आइंस्टाइन ने बोला। तो सब उनसे पूछे कि पहले क्यों नहीं तुमने बोला, तो आइंस्टाइन ने जवाब क्या दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। क्योंकि अभी तक सबको सही चल रहा था, इसलिए मेरा बात करने का मन नहीं किया। आइंस्टाइन थोड़े अलग थे एंड दिस इज द रीज़न दैट कि वो अलग कर पाए। अलग होना गलत नहीं होता है, ठीक है। मच ऑफ द टाइम चूंकि वो अकेले खेला करते थे, हमेशा अपने साथ ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। आइंस्टाइन अब यहाँ पे एक मैकेनिकल टूल्स के साथ, मतलब हमेशा वो मैकेनिकल टॉयज के साथ लेते थे। दैट रिप्रेजेंटेड कि कितना इम्पॉर्टेंट है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो वेयर वाज आई। ये जो मैकेनिकल टॉयज़ वाला डिस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है कि वो शुरू से ही, बचपन से ही, इससे पता चलता है कि उन्हें फिज़िक्स में कितना इंटरेस्ट था। एंड जब उन्होंने पहली बारी अपने बहन को देखा, जो कि बच्चों के पैर बहुत छोटे 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 होते हैं ना, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसके पैर किधर है, बट कि उन्होंने पूछा कि उसकी व्हील्स किधर है। थोड़े डिफरेंट तरीके से वो अपने इमोशंस को शो करते थे, बट डिफरेंट थे, तभी वो डिफरेंट चीज़ें कर पाए अपनी लाइफ में। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. It's very big thing बेटा, when you teacher, ना, जब आपके टीचर खुद ये कहें कि आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे, सो बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने होप लूज़ नहीं किया, वो कंटिन्यू अपना हार्डवर्क रखें। एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ टीचर्स जो होते हैं वो उस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर करते भी हैं तो विदाउट लूजिंग होप आप बिल्कुल जो काम कर रहे हो करते रहो। एंड बहुत बुरी चीज़ है, जब मैंने ये पढ़ा था, जब मैंने बायोग्राफी पढ़ना शुरू किया अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो मुझे लगा कि यार कोई पर्सन इतना ग्रेट अगर अचीव कर पाया है तो उसके पीछे एक ऐसी कहानी होगी जो एक्सेप्शनल होगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। एंड डेफिनेटली वो चीज़ मुझे मिली भी, जब उनके मदर, उनके फादर, उनके हेड मास्टर, everyone, most of the people in his life हमेशा उन्हें अपोज करते थे, उनके डिसीजंस को अपोज करते थे, उन्हें ब्रिलियंट नहीं माना करते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे। एंड ये एक बहुत बड़ी बात थी। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और अगर हम बात करें कि एक्सेप्ट स्टडी, अगर किसी चीज़ में उनकी रुचि थी बहुत ज़्यादा तो वो म्यूज़िक में थी। और अगर आप थोड़ा भी आइंस्टाइन के बारे में जानते हो तो ही वॉज़ वेरी ब्रिलियंट एट प्लेइंग वायलिन। एंड जो उन्होंने सीखना कब से शुरू किया था, एट द एज ऑफ 6 उनकी मदर ने इंसिस्ट किया था। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ जो वायलिन का जो था उनका प्यार उनके लिए वो रहा। एंड एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट थे। मतलब एमेच्योर यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ बेटा, कि ऐसी चीज़, ऐसी हॉबी कह सकते हो आप नॉर्मली, कि आप ऐसी चीज़ से कुछ सीखो जो अपने लिए
लिए सीखो, अपने इंटरेस्ट के लिए सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें प्रोफेशन में जाना है या उसमें कुछ करना है, वो बस अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने वॉलन सीखा था। एंड पूरी लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब कि पूरी ज़िंदगी टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, ये जो वॉलन का लव था। एंड वो वॉलन, जब भी वो डिप्रेस्ड हुआ करते थे, वो वॉलन प्ले किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही सूदिंग था उनके लिए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे लोग कहते थे कि वो फ्रीक है, वो कुछ लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इवन हेड मास्टर्स भी कहा करते थे, उनकी मदर कहा करती थी, उनके जो आसपास के जो नेबरहुड के जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेला करते थे, जो बाद में चल के बिल्कुल ही साथ उनका छोड़ दिए, इवन वो भी कहा करते थे कि वो पागल है। बट ऑन द अदर हैंड, आइंस्टाइन जो थे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। बैड प्यूपिल, प्यूपिल मतलब बेटा स्टूडेंट, वो बैड नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. म्यूनिक में ट्रांसफ़र हुआ था उनके फादर का, एंड जब वो 15 ईयर्स ओल्ड थे, एंड उन्होंने हाई स्कूल में ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। एक चीज़ थी जो आइंस्टाइन को अपने स्कूल में पसंद नहीं थी, रेजिमेंटेशन, मतलब कि बेटा एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे हो कि बच्चों को फ्रीडम ना हो कुछ भी नया सीखने का। स्कूल्स में क्या होता है नॉर्मली, आपके टाइम की मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, पहले टाइम की स्कूल की अगर हम करें तो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल स्टडी होती थी। भाई आपको पढ़ा दिया, रट्टा मारना है और एग्जाम देना है। तो बहुत कम ऐसे स्कूल्स होते थे जो नॉलेज को प्रोपेगेट करते थे, ज़्यादातर लोग मार्क्स ही जाते थे। इवन इन दिस टाइम ऑल्सो बहुत सारे बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, नॉलेज के पीछे नहीं भागते हैं। आइंस्टाइन बिल्कुल हमारे डिफरेंट थे बेटा। वो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ में, मतलब एक होता है ना कि गुरुकुल, जैसा कि आपने मूवी देखी है मोहब्बतें, जिसमें अलाउ नहीं है कि बाहर जा सको, अपने से सोच ना सको। अगर आप क्वेश्चंस रेस करते हो टीचर्स के सामने तो टीचर्स को बुरा लग जाता है कि आपने क्वेश्चंस रेस कैसे कर लिया। तो आइंस्टाइन को इस टाइप का जो माहौल था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड दिस वॉज द रीज़न दैट कि उन्होंने स्कूल जो था वो ड्रॉप कर दिया फॉर गुड। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आई है कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, मतलब उन्होंने अच्छे के लिए छोड़ा। अब ये नहीं है कि आप भी आइंस्टाइन की तरह बिल्कुल रिवोल्यूशनरी हो जाओगे, क्योंकि आपके स्कूल में डेफिनेटली ऐसे टीचर्स होंगे जो अप्रिशिएट करते होंगे आपके क्वेश्चंस को पूछना एंड नॉलेज पे फोकस करते होंगे rather देन मार्क्स, आई जस्ट होप सो। आइंस्टाइन उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ बेटा, जो आप अगर बात करो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्कूल्स एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा रिजिड रहते थे। एंड ये चीज़ें आइंस्टाइन को पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि स्कूल या एजुकेशन बच्चों को भी इतनी फ्रीडम दे कि वो अपना परसेप्शन, अपने व्यूज़ को जाहिर कर सके। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. मिलान सिटी है इटली में। सो वहाँ पे वो मूव कर दिए और अपने बच्चे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। एंड फाइनली, ये एक अलग टाइम की स्टोरी है, जब मैं आपको कभी बता दूंगी या आप खुद से पढ़ लेना कि किस तरीके से, कितनी मशक्क़त से उन्होंने कितनी तिगड़म भिड़ाए थे स्कूल को ड्रॉप करने के लिए। तो वो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी क्यूरियोसिटी को तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाओ और आपको मिल जाएगी स्टोरी उनकी। सो उन्होंने कैसे एकदम मतलब लंबा सा डिस्कशन चला एंड फाइनली उन्होंने स्कूल ड्रॉप करके कहाँ पे ज्वाइन किया, स्विट्जरलैंड चले गए वो। एंड उन्हें ऐसा लगता था कि म्यूनिक के कंपैरिजन में जो स्विट्जरलैंड है वो ज़्यादा लिबरल है, आपको ज़्यादा लीनियंसी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा फ्रीडम देता है। आप आज़ादी से पढ़ सकते हो, आज़ादी से अपनी सोच रख सकते हो एंड अपनी सोच को बता सकते हो टीचर्स को, एंड टीचर्स अप्रिशिएट करेंगे अपनी सोच को। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. अब स्टार्टिंग से ये चीज़ पता थी सभी लोगों को कि उनको मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ही वॉज वेरी गुड एट देम। ठीक है, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, दोनों ही में ही वो ब्रिलियंट थे। And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. Zurich भी एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, एंड वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे एंड डिसाइड किया था कि उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लेना है। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। वॉलरस मुस्टैच मतलब कि आप देख रहे हो सेकेंड पिक्चर जो है इनकी, ये जो मुस्टैच जो है पूरी भरी पड़ी है, सॉरी ओके, ये जो आप देख रहे हो, ओके,
ये जो मुस्टैच है, इसको वॉलरस मुस्टैच कहते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कितने हैंडसम रहा करते थे अपने टाइम में, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है बेटा कि जो आइंस्टाइन है वो सिर्फ साइंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, एक और चीज़ थी जिसमें वो उनका इंटरेस्ट था। और किस चीज़ में इंटरेस्ट था उनका? ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक, एंड उनको हुआ था क्रश, उनको हुआ था प्यार, ठीक है। सो उनको पसंद क्यों थी मिलेवा मैरिक? क्योंकि उनको वो क्लेवर क्रीचर, मतलब उनको लगता था ना कि अगर कोई उनके लेवल का सोच सकता है, इतनी क्लेवरली सोच सकता है और दिमाग उसका तेज हो सकता है, तो वो है मिलेवा मैरिक जो समझती थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। एंड यहाँ पे सर्ब, क्योंकि जो मिलेवा थी बेटा वो सर्बिया से बिलोंग करती थी, इसीलिए यहाँ पे सर्ब कहा गया उनको। वो भी स्विट्जरलैंड में आई थी, ज़ुरिक यूनिवर्सिटी में आई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम की, हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं बेटा, उस टाइम पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी जो वुमेन को डिग्रीज प्रोवाइड करती थी। वही ना, मेल डोमिनेंस पैट्रियार्कल सोसाइटी अगर हम कहें तो, जहाँ पे बस मर्दों का राज चलता था उस टाइम पे। अभी भी है बट बहुत कम है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा था, इवन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। तो इसलिए वो यहाँ पर आई थी। एंड आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टाइन को उनमें अलाई मतलब कि एक फ्रेंड नजर आता था जो उनको समझता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि ये जो वर्ड है, ठीक है ना, फिलिस्तीन्स, वो लोग होते हैं बेटा जो आर्ट को नहीं पसंद करते, जो लिटरेचर को पसंद नहीं करते, जो म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं। सो अगर हम देखें इवन इन दिस टाइम ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन सारी चीज़ों को एंड फोकस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हैं। बेटा एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सो आप कभी भी किसी को लुक डाउन ना करो, किसी भी सब्जेक्ट को, कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपने अपने जगह पे सभी इम्पोर्टेंट है एंड अपने अपने जगह पे सभी कमाल के सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे बहुत कम लोग लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे। एंड आइंस्टाइन उनमें से थे जो अप्रिशिएट करते थे लिटरेचर को। बीइंग अ साइंटिस्ट, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक को अप्रिशिएट किया करते थे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल हिज एंड ऑफ द लाइफ। सो मिलेवा भी जो थी वो पसंद किया करती थी, इसीलिए वो अगेंस्ट ऐसे लोगों को इन्होंने इस वर्ड का नाम दिया है, सॉरी, हाँ, फिलिस्ताइन नाम को दिया है। दोज पीपल, स्पेशली कौन से पीपल फिलिस्ताइन वो कह रहे हैं? उनके जो अपने थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग थे जो विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स मतलब बेटा कि डिसअग्री करते थे, क्योंकि आइंस्टाइन जो थे वो लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट्स को पसंद किया करते थे एंड बाकी जो उनके जानने वाले थे वो पसंद नहीं किया करते थे। तो थैंकफुली मिलेवा भी थी जो आइंस्टाइन की कैटेगरी से आती थी और इसलिए वो अप्रिशिएट किया करते थे, उनमें एक फ्रेंड नजर आता था। द कपल फेल इन लव, दोनों को प्यार हुआ। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट द अफेक्शन इन टू वर्ड्स। पहले के टाइम में लोग लेटर एक्सचेंज करते थे, उतना एडवांस हमारा वर्ल्ड नहीं था। और लेटर में भी बड़ा एक चीज़ था कि अभी भी लेटर्स रखे गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के, जो कि उन्होंने मिलेवा से एक्सचेंज किया था। उसमें भी वो बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से अपने लव को शो किया करते थे। देखते हैं वो क्या लिखा करते थे। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन। एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं और अब प्यार वाले भरे लेटर में भी वो साइंस की ही बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि कितना प्राउड मोमेंट होगा ना, कितना अच्छा होगा ना, कितने हम खुश होंगे ना कि अगर जो हम साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर वो ख़त्म हो जाता है ऑन अ सक्सेसफुल नोट, तो कितना अच्छा होगा ना हम दोनों के लिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्यार को इस तरह से शो किया करते थे, जो थोड़ा सा फनी था बट डिफरेंट थे वो और लोगों के कंपैरिजन में। चांद, सूरज और तुम्हारी झील जैसी आंखें, इस तरह से वो अपने प्यार को बयान नहीं करते थे। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड साइंस एंड कॉस्मोस एंड एनर्जी को मिक्स करके अपना लव लेटर लिखा करते थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अगर हम 1900 की बात करें, एज हो गई है 21 एंड अभी तक उनको जॉब नहीं मिली है, लेकिन ग्रेजुएट हो गए थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर हम बात करें तो वो टीचिंग की टीचर थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न।
While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अबे क्या, अब यहाँ पर क्या है कि 1902 में, उससे पहले वो एज अ टीचर वो काम करते थे, प्राइवेट ट्यूशंस भी दिया करते थे। 1902 में उनको एक ऑफिस में काम मिल गया, पेटेंट ऑफिस। पेटेंट मतलब होता है बेटा कि ऐसा डॉक्यूमेंट कि आपने कोई इन्वेंशन किया है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होगा, उसमें आपका कॉपीराइट होगा उस चीज़ को लेकर जो आपने इन्वेंट किया है। उसके बाद कोई क्लेम नहीं कर सकता है। सेम अगर कोई कॉपी करने की आपकी आइडियाज़ या आपका इन्वेंशन कॉपी करने की कोशिश करेगा तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये ओरिजिनल आइडिया मेरी तरफ से आया है। सो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, बहुत सारे लोग अपने इन्वेंशंस करा कर आते थे, तो कॉपीराइट के लिए आते थे कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स दिया जाए सो दैट कि ये जो काम मैंने किया है कोई और चोरी ना कर सके। उस बीच में जब सभी के इन्वेंशंस को वो अपने पास रख रहे थे, उस बीच में आइंस्टाइन भी साथ ही साथ अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे, लेकिन इन्वेंशंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था, सीक्रेटली वो कर रहे थे जब तक कि वो चीज़ सक्सेसफुल ना हो पाए। ही सेड टू हैव अ जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क, और ये इनको कहते हुए पाया गया था, थोड़ा मजाक में कहा करते थे, जिस डेस्क पे वो काम करते थे उसके ड्रार में वो सारी चीज़ों को रखा करते थे, जितने भी जो भी लिखा करते थे, जो भी पढ़ा करते थे, उस ड्रॉर के अंदर रखा करते थे। इसीलिए वो अपने ड्रॉर को क्या नाम बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो मतलब बेटा कि ऑफिस ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब जो भी आप वो इन्वेंशंस कर रहे थे थ्योरेटिकल लेवल पे, वो उनका वो ड्रॉर ऑफिस था जो सीक्रेटली वो हर किसी से छुपा कर चुपके से इन्वेंशन किया करते थे। तो अगर कोई पूछेगा कि अपने ड्रॉर का नाम उन्होंने क्या रखा है एग्जामिनेशन में, तो आप ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स याद रखिएगा ये। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगी कि ये सारे जो प्रोजेक्ट है, ये सारे जो पेपर्स हैं, उन्होंने एक रिवोल्यूशन लेकर आया था, क्रिएट किया था। अगर कुछ ऐसा वर्ड्स आएगा जो आपको ऑलरेडी पता होगा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अगर नहीं पता होगा तो आप उसको अलग से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि फिर बहुत डीपली जाना पड़ेगा उस चीज़ को समझाने के लिए। तो समझ जाइए कि एक प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले उन्होंने लिखा था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं। उनको ऐसा लगता था कि कोई एक, मतलब जो टाइम एंड जो डिस्टेंस है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट है। आप उसको एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो कि अरे यार इतना टाइम है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि आप दो घड़ियाँ रख लो, ठीक है, दोनों को 10 बजे का टाइम सेट कर दो दोनों पे, अगर वो दोबारा फिर से आते हैं, घूमकर एक चक्कर लगाते आते हैं, राउंड लगा कर आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो दूसरी घड़ी की सुई है, जो निडल है, वो सिमिलरली पहले वाली घड़ी के बराबर चलती होगी। एक फास्ट चलेगा और एक थोड़ा पीछे चलेगा, लेकिन डिफरेंस होगा। सो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग उसके डिस्टेंसेस वो क्लियर करता है। टाइम का भी एक डिस्टेंस होता है जो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अभी अगर इजी वे में अगर हम देखें, सॉरी, जैसे कि क्लॉक का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि एक्यूरेटली वो जर्नी करके अगर आएगा तो एक फास्ट होगा और एक स्लो होगा। फ्रॉम दिस फॉलोइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी पेपर के बेसिस पे एक बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला इन्वेंट हुआ, एंड उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू mc², जिसका मतलब क्या है बेटा, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ दैट कंटेंट, एंड okay, and C stands for speed of the light in vacuum बेटा जहाँ पर एयर ना हो, ठीक है ना, लैक ऑफ एयर या बिल्कुल ही लैक ना हो, तो उसकी स्पीड क्या बताई गई है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये थ्योरी जो थी, थ्योरी के बेसिस पे ये फॉर्मूला इन्वेंट हुआ, एंड बहुत ही ईजिली आपको समझाने की है लिटरेरी सेंस में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये बताया है टाइम एंड स्पेस का एक्यूरेटनेस नहीं है, वो क्या है कि जब हम, कभी कभी होता है ना बेटा कि जब हम चाहते हैं कि वक्त जो है वो फास्ट जाए तो बहुत ही धीरे 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 गुजरता है। जैसे कि अगर आपका किसी पे क्रश है, ठीक है, तो आप किसी के साथ बैठे हो, उस क्रश के साथ बैठे हो, तो 2 घंटे भी आपको लगेगा कि सिर्फ 2 ही मिनट तो हुए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो 2 मिनट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बिताते हो जो बिल्कुल ही नापसंद है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है 2 मिनट में 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे हो गए, कब फिर वक्त बीतेगा, कब वक्त बीतेगा। यहाँ पे स्टोव की बात की गई है कि आप जलते हुए स्टोव पे बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, क्या यहाँ पे, दैट्स द रिलेटिविटी। जो टाइम है उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिफर करेगा,
ठीक है, आई जस्ट होप कि क्लियर होगा आपको. वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. जैसे कि अगर हम बात करें कि आइंस्टाइन जो थे वो फिजिक्स में कमाल पे कमाल किए जा रहे थे, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो उनकी जो मैरिड लाइफ थी, अनरेवलिंग मतलब बेटा कि बिकम्स वीक, कमज़ोर पड़ रही थी. उसके जो उनके रिश्ते थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर, सॉरी मैरिड लाइफ, सॉरी अभी शादी नहीं हुई है, वो अपने पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो स्टार्टिंग टू फेल या बिकम्स वीक मतलब कमज़ोर पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि जो मिलेवा से शादी की बात जब हो रही थी तो उनकी जो मदर थी वो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी उनके, क्योंकि मिलेवा सबसे पहले वो 3 साल बड़ी थी उनसे. एंड मदर को ऐसा लगता था बेटा ना कि शी इज़ अ बुक लाइक यू. वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनकी मदर को उनके इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम थी कि अगर सिमिलरली एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक और भी इंसान आएगा तो दोनों क्या करेंगे, बुक के अंदर ही घुस के पढ़ना शुरू कर देंगे और एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होगा. तो उनको ऐसी वाइफ चाहिए थी जो कम इंटेलिजेंट हो, जो घर परिवार संभाले, एम्बिशियस ना हो, इंटेलिजेंट ना हो. एंड दिस वॉज द रीज़न उनको अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर. बट जो प्यार था वो कांस्टेंट रहा एंड द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. मे बी ही कन्विंस्ड हिज मदर, उन्होंने कन्विंस कर लिया अपनी मदर को. एंड 1903 में शादी हुई थी. 2 बच्चे भी थे उनके, सन्स थे, लड़के थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब यहाँ पे क्या हुआ कि घर परिवार को संभालते संभालते मिलेवा को ये लगने लगा कि जो जो उनका इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस या जो उनका एम्बिशन था वो कमज़ोर पड़ने लगा. उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो ख़राब होने लगी. एंड वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि फैमिली के चलते, पर्सनल लाइफ के चलते उनकी प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ रही थी. एंड दिस वॉज द रीज़न दैट कि कांस्टेंट फाइट होता था दोनों के बीच में. और 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर एंड उसी साल उन्होंने दूसरी शादी कर ली एंड वो है अपनी कज़न से. इन अ लॉट्स ऑफ कल्चर बेटा कज़न से शादी करना इज़ अ नॉट रॉन्ग थिंग. इवन इन इस्लाम आप कज़न से शादी कर सकते हो. तो उन्होंने कज़न से शादी की थी. ओके कितना बाकी है? ओके दैट्स इट फॉर टुडे बेटा. क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं चल रही हूँ तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए, फर्स्ट वीडियो के लिए. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि जस्ट डोंट लूज होप. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं आपको बार बार रियलाइज़ कराने की कोशिश कर सकते हैं कि यू आर नॉट वर्थ इट एंड वट एवर यू आर डूइंग यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. बट रिमेंबर दैट कि इवन इन एल्बर्ट आइंस्टाइंस लाइफ बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे, खुद उनके अपने थे, जो ये मानते थे कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. एंड उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो जीनियस का सिनोनिम बने. आज भी अगर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में किसी का नंबर 1 पे नाम लिया जाता है तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिकॉज ऑफ हिज IQ एंड बिकॉज ऑफ हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने रिवोल्यूशन किए थे. सो जस्ट डोंट लूज होप, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड just give you 100% into that and definitely you will be successful in your life. So that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.